अच्छा जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमने आपके आईएस 23 के बुक के क्वेश्चंस करनी। आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 11, 12, 13, 14, 15 नहीं करेंगे। उसके लिए क्योंकि वो बड़ा क्वेश्चन, उसके लिए एक अलहदा पूरा लेक्चर है। 16 आपको ऑलरेडी बुक में आप रिकॉर्डेड मिल जाएगा बुलान पाकिस्तान के नाम से, और 17 सॉल्व करेंगे। ठीक हो गया जी। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर जो 11 है वो सबसे आखिर पे मैं करूँगा, चूंकि उसमें गवर्नमेंट ग्रांट का कॉन्सेप्ट है और प्रोग्रेस पेमेंट का, तो उसको ज़रा आखिर पे रख लिया। पहले हम क्वेश्चन नंबर 12 से शुरू करते हैं। देखें, क्वेश्चन नंबर 12 जो है ये स्पेसिफिक बोरोइंग का क्वेश्चन है, इसमें जनरल बोरोइंग्स नहीं है। स्पेसिफिक बोरोइंग्स हम बहुत दफ़ा डिस्कस कर चुके, अब इसको थोड़ा सा प्रैक्टिस भी कर लेते हैं। इसकी प्रैक्टिस वैसे पहले भी कुछ मौजूद है, लेकिन सारे सॉल्व बार बार करेंगे तो इंशाल्लाह इसमें एक्सपर्ट हो जाएंगे इंशाल्लाह। अल्फा लिमिटेड के नाम से क्वेश्चन है जी। अल्फा लिमिटेड बोरोड 9 million 15% पर एनम टू फंड अ क्वालिफाइंग एसेट। स्पेसिफिक बोरोइंग है 9 मिलियन की, आपने यानी एसेट आपका 9 मिलियन का बनना है जी। कितने पर? 15%। रेलिवेंट इंफॉर्मेशन। प्रोजेक्ट कब से शुरू हो रहा है जी? 1 जनवरी से। टू फंड अ क्वालिफाइंग एसेट प्रोजेक्ट ऑन 1 जनवरी 2016। हमने 1 जनवरी को लोन लिया है, माइंड यू। लोन लेते ही उसकी कैपिटलाइजेशन शुरू नहीं होती। हम देखेंगे एसेट कब से बनना शुरू हुआ। राइट जी। द फॉलोइंग एक्सपेंडिचर वर मेड ऑन द प्रोजेक्ट ड्यूरिंग द ईयर एंडिंग 31 दिसंबर 2016। ठीक हो गया। ये प्रोग्रेस पेमेंट्स उसने बताई है। सबसे पहले देखिए, मार्च 1 को पेमेंट लगी, इसका मतलब है एसेट कब से बनना शुरू हुआ है? मार्च 1 को। अगर स्पेसिफिक बोरोइंग्स में आपको वो प्रोग्रेस पेमेंट्स बताता है, ये मैं कई दफा डिस्कस कर चुका, उसका सिर्फ और सिर्फ एक मकसद होता है कि आप सरप्लस फंड्स फाइंड आउट कर सकें, ताकि आप इन्वेस्टमेंट इनकम फाइंड आउट कर सकें। अदरवाइज इसका नॉर्मली और कोई काम नहीं होता जी। ठीक है जी। तो आपने जो 9 मिलियन का लोन लिया हुआ है, जो लगाया है, वो देखिए उसने, अगर आप नॉर्मली प्रोग्रेस पेमेंट का टोटल करें तो वो आम तौर पर उतना ही होता है जितना आपने लोन लिया होता है। राइट जी। अब ये जो लोन लिया आपने, इसको आपने जी 1 मार्च को कहता है जी 2.5 मिलियन आपने लगा दिया। इसका मतलब है बाकी 6.5 अभी सरप्लस होगा। 1 अक्टूबर को 4.2 मजीद लगा दिया, तो इसका मतलब है अभी सरप्लस फंड मजीद कितना होगा? 2.3। खैर, इसका एक टेबल भी अभी बना लेते हैं, वहां से भी पता चल जाएगा। लेकिन ये है कि ये याद रखिएगा कि प्रोग्रेस पेमेंट के लिए, प्रोग्रेस पेमेंट जब भी दी होगी, उसका मतलब आमतौर पर सरप्लस फंड्स फाइंड आउट करवाना होता है। कहते जी नीचे देखें, उसने बता दिया सरप्लस फंड्स इन्वेस्ट किए हैं कितने के ऊपर? 10% के ऊपर। लोन कितने पर लिया होगा? 15% पर। जो सरप्लस फंड है 10% पर इन्वेस्ट हो जाएंगे। कहते जी प्रोजेक्ट एक्टिविटी जो है वो कब से शुरू हो रही है? 1 मार्च 2016। यहाँ से भी हमें पता चल गया कि हमारा एसेट की जो स्टार्टिंग डेट है 1 मार्च है। और कहते हैं जी, the work on the project was suspended during the whole month of August and resumed at start of September. Construction was completed on 31st December 2016। इसका मतलब है रेलिवेंट इंफॉर्मेशन है, 1 मार्च को हमारा एसेट बनना शुरू हुआ और 31 दिसंबर 2016 को खत्म हुआ। इसका मतलब है जो टोटल मंथ हमारे काम होता रहा वो कितना है जी? मार्च से दिसंबर। अच्छा जी। फिर वो कहता है जी 2 माह जो है वो आपका एसेट के ऊपर काम रुका रहा है, अगस्त और सितंबर। राइट जी। इसका मतलब है ये 2 माह जो है ये आपने शामिल उसमें नहीं करने। तो मार्च से दिसंबर बनेंगे हमारे कितने जी? 10 माह। और उसमें से 2 माह आपने नहीं लिखने। इसका मतलब है जो कंस्ट्रक्शन आपको, जो उसमें जो बोरिंग कॉस्ट आपकी लिखी जाएगी वो कितनी बनेगी जी? आपकी सॉरी, मार्च भी पूरा माह 10, तो सॉरी 1 माह के लिए आपकी
कंस्ट्रक्शन रुकी रही। इसका मतलब है 10 में से 1 माह निकलेगा तो 9 माह के लिए आपकी जो कैपिटलाइजेशन है वो होगी। राइट जी। अगर आप इसका वो निकालना चाहें प्रोग्रेस पेमेंट्स, तो मैं इसको वहां ले जाता हूँ एक्सेल में। आपको एक्सेल में जाकर देख लेते हैं जी कि आप ये किस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं। देखिए इसमें उसने आपसे पूछी है बोर्विंग कॉस्ट। सबसे पहले तो जो बोर्विंग कॉस्ट है वो तो हमें पता है कि सीधा सीधा जी जो 9 माह है वो हमारी एसेट चलता रहा, मल्टीप्लाई बाय 15% के ऊपर आपने उसको, मैं इसे 0.15 कर लेते हैं, 15% पर आपने इसको लोन को लिया हुआ था। कितनी देर काम होता रहा? 9/12। तो मैं कह सकता हूँ जी कि मेरा जो दरअसल ये लिख लेते हैं, ये राइट जी। तो बोरोइंग कॉस्ट जो है वो कितनी है? 1.012। राइट। इसमें से इन्वेस्टमेंट इनकम माइनस करनी है आपने। अब जो इन्वेस्टमेंट इनकम है वो कितनी है? इन्वेस्टमेंट इनकम के लिए देखें आपके पास जो इंफॉर्मेशन अवेलेबल है वो कौन सी है जी। उसने आपको बताया हुआ है कि आपने सबसे पहले जो है वो कितना लगाया जी। सबसे पहले अल्लाह आपका भला करे तो कहाँ गई जी वो, मैं ले जाता हूँ बुक, ये हेयर भी कुछ देखिए। सबसे पहले मार्च 1 को 2.5 लग गई, बाकी इसका मतलब है 6.5 जो है वो अभी भी सरप्लस में होगी। मैं इसको जी वहां पर ले जाता हूं और आपके लिए एक छोटा सा मैंने बनाया, ये देखें टोटल लोन जो है वो कितने? 9 मिलियन का। इसमें से फर्स्ट मार्च को, 1 मार्च 2016 जो है वो कितना यूटिलाइज हो गया? पहले जी 2.4 यूटिलाइज हो गया। जब 2.4 रादर 2.5 यूटिलाइज हो गया जी, 2.5 यूटिलाइज हो गया, सरप्लस कितना पड़ा हुआ है? 6.5। रेट कितने हैं जी? 10%। मंथ कितने मंथ तक ये आपके पास सरप्लस रहा? 1 मार्च को हमारे पास ये था। 1 मार्च से लेके कहता है जी नेक्स्ट जो पेमेंट हुई है वो 1 अक्टूबर को हुई है। तो मैं कह सकता हूँ जी कि मेरे पास जो ये रहा होगा, ये मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर, यानी 6 माह तक ये आपके पास, नहीं सॉरी, मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर, तो 7 माह तक। लेकिन इसमें से 1 माह जो है वो आपके लिए आपके पास ये हॉल्ट रहा। तो जो हॉल्ट रहा वो निकाल देंगे तो बाकी कितने माह बन रहे थे? 6। ये याद रखिएगा कि बोरविंग कॉस्ट में भी हॉल्ट जो है वो नहीं लिखा जाएगा, और जो आपकी इन्वेस्टमेंट इनकम है कैलकुलेट करते हुए वो भी जो हॉल्ट या सस्पेंशन है वो भी नहीं लिखी जाएगी। देखिए 7 माह थे, लेकिन मार्च से सितंबर था और इसी के दौरान अगस्त का महीना आता है, इसलिए मैंने इसमें से वो निकाल दिया। तो मैं इन्वेस्टमेंट इनकम अगर इसकी कैलकुलेट करना चाहूँ तो इन्वेस्टमेंट मेरे पास जो कितनी देर ये रहा जी, 6.5 मल्टीप्लाई बाय 0.1 मल्टीप्लाई बाय 6/12, राइट। तो 0.325 तक ये हमारे पास रहा जी। इसके बाद नेक्स्ट में जाता हूँ। तो इसके बाद जो नेक्स्ट मेरे पास जो रहा वो 4.2 मजीद लग गया। यूटिलाइज कितना हो गया वो भी देख लेते हैं जी। 4.2 मजीद यूटिलाइज हो गया, इसका मतलब है नेक्स्ट 4.2 मजीद यूटिलाइज हो गया, तो बाकी कितना बचा? 2.3। ये जो 2.3 है कितने परसेंट पर रहा जी? 10% पर। कितने माह के लिए रहा? अक्टूबर 1 को लगा, अक्टूबर नवंबर, और कब तक लगा? 1 दिसंबर तक। इसका मतलब है अक्टूबर और नवंबर सिर्फ
2 माह तक ये हमारे पास रहा जी। राइट जी, अगर आप इसे देखना चाहते हैं तो मैं बुक में लेके जाता हूँ आपको। ये देखते हैं जी, ये आपके सामने ये जी 4.2 मजीद लग गया, तो बाकी कितना बचा 2.3। कब से? 1 अक्टूबर 2016 से मेरे पास जो सरप्लस फंड बचे हैं वो 2.3 हैं। कितनी देर के लिए? अक्टूबर और नवंबर, दिसंबर 1 को जाकर ये 2.3 भी लग गया। इसका मतलब है जी, अगर मैं इसके सरप्लस फंड्स फाइंड आउट करना चाहता हूँ तो वो 2.3 2 माह के लिए। इसको यहाँ पर भी कैलकुलेट कर लेते हैं जी। 2.3 मल्टीप्लाई बाय 0.1 मल्टीप्लाई बाय 2 डिवाइडेड बाय 12, तो ये इतना मेरे पास इन्वेस्टमेंट इनकम रही है। कितनी बनती है जी? 0.36। ये लीजिए, इसमें से माइनस कर देते हैं 0.36। ये लीजिए, ये जो है बोरोइंग कॉस्ट कितनी है? 1.01। और इन्वेस्टमेंट इनकम कितनी है? 0.36। जो दोनों का डिफरेंस है 0.65, ये मेरे लिए क्या हो जाएगी? 0.65। ये बोरोइंग कॉस्ट लिखी जाएगी। राइट, अगर एसेट की वैल्यू लिखनी है तो इसमें 9 जो एसेट की टोटल वैल्यू है वो भी इसमें ऐड कर देंगे, तो आपके पास जो है वो एसेट की टोटल वैल्यू आ जाएगी, यानी 9.65 आपकी टोटल एसेट की वैल्यू आ गई, वर्क इन प्रोग्रेस की वैल्यू। राइट जी, तो ओके, सो here we go जी। हमने ये देख लिया जी। क्वेश्चन 12 इज ओवर। क्वेश्चन 12 में उसने क्या पूछा था आपसे? स्पेसिफिक बोरोइंग थी, बोरोइंग कॉस्ट कैलकुलेट करनी थी, और इन्वेस्टमेंट इनकम। बोरोइंग कॉस्ट तो सीधी सीधी कैलकुलेट होगी, 9 मिलियन का लोन दिया हुआ था, 15% उसने आपने बताया हुआ था इंटरेस्ट, और ये 10 माह तो बनते थे लेकिन एक माह ऑल्ट आया था, तो ये 9 मल्टीप्लाई बाय 15% मल्टीप्लाई बाय 9/12। और जो इन्वेस्टमेंट इनकम थी, इन्वेस्टमेंट इनकम के लिए हमें सरप्लस फंड्स फाइंड आउट करने पड़े। फॉर सरप्लस फंड्स ऐसे फाइंड आउट हुए जी, 9 मिलियन के लोन थे, उसमें से पहले 2.5 यूज हो गए, बाकी 6.5 बचे। ये कितने देर के लिए रहे? 6 माह के लिए। 10% इसका लिया तो इतने इन्वेस्टमेंट इनकम थी। इसके बाद नेक्स्ट जाकर 1 अक्टूबर को मजीद 4.2 आपने यूज कर लिया, अब सरप्लस फंड कितना था? 2.3। और ये 2.3 कितनी देर के लिए लगा रहा है जी? 2 माह के लिए, क्योंकि 1 दिसंबर को जाकर ये 2.3 भी लग गया था। तो इसको 10% पर लिया तो हमारे पास जो इन्वेस्टमेंट इनकम आएगी वो इतनी आएगी। इन दोनों को टोटल कर लेंगे तो ये दोनों की इन्वेस्टमेंट इनकम बनी थी 0.36। मैंने 0.36 जो है ये बोरोइंग कॉस्ट में से माइनस किया, क्योंकि स्पेसिफिक बोरोइंग में इन्वेस्टमेंट माइनस की जाती है बोरोइंग कॉस्ट में से, तो हमारे पास ये इसकी वैल्यू आ जाएगी मिलियंस में। राइट जी, दैट्स इट जी। इसके बाद हम नेक्स्ट चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन 12 इज ओवर। इसको यहाँ से भी हम देख सकते हैं जी, ये देखें जी, 9 मिलियन जो है बोरोइंग कॉस्ट टू बी कैपिटलाइज उसने बताई है जी। बोरोइंग कॉस्ट इनकर्ड 9 मिलियन की 15% पर 9 माह के लिए। क्यों 9 माह के लिए? क्योंकि एक माह हॉल्ट था। ये आपके पास वैल्यू है। इसमें से इन्वेस्टमेंट इनकम उसने माइनस कर दी, 6.5 थी, ये 6 माह तक रही। हमने उधर सरप्लस टेबल में ये देखा था कि कितने माह के लिए रहा, हालांकि था 7 माह के लिए लगा था, लेकिन एक माह हॉल्ट का जो था अगस्त का, वो इसमें से निकाल दिया। यहां से क्यों निकला इसमें से? क्योंकि ये वो थी जो अगस्त, जिसमें अगस्त का महीना आता था, इसलिए अगस्त का महीना इससे निकाला। ये तो लगी अगस्त के बाद है, ये तो 1 अक्टूबर ऑनवर्ड लगी है ना, इसमें से ये माइनस नहीं किया, ये पूरी की पूरी इन्वेस्टमेंट ले ली थी। नेक्स्ट कम्स जी क्वेश्चन नंबर 30। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 12 में एक और चीज, अगर इसका हमने देखना हो कि कैपिटलाइज कितना हुआ, तो कैपिटलाइज तो इतना हुआ, एक्सपेंस कितना हुआ,
जो बाकी बच गया, देखें 9 मिलियन में से 9 माह जो है वो तो पूरे का पूरा हमारा कैपिटलाइज हो गया। जो बाकी के 3 माह हैं वो हम एक्सपेंस आउट कर देंगे। ये देखें जी, उसने एक्सपेंसेस भी निकाल के दिए हैं, ये देखिए बोरिंग कॉस्ट जनवरी का महीना, फरवरी का महीना और अगस्त का महीना। क्योंकि मार्च में काम शुरू हुआ ना लोन, लेकिन हमने जनवरी को ले लिया था, इसका मतलब जनवरी में भी ये फर्क पड़ा रहा, फरवरी में भी फर्क पड़ा रहा और अगस्त का महीना हॉल्ट का था। ये 3 महीने जो थे, ये 3 महीने हमने बोरिंग कॉस्ट में लगा दिए। इसके अलावा वो बोरिंग कॉस्ट, वो इन्वेस्टमेंट इनकम जो हमारी जो इन्वेस्टेड रही हमारे सरप्लस फंड, लेकिन उस ड्यूरेशन में नहीं इन्वेस्ट रहे जिस ड्यूरेशन में हमारा एसेट बन रहा था। तो उस ड्यूरेशन के दौरान जो नहीं बना, तो वो इन्वेस्टमेंट इनकम भी इसमें से माइनस कर दी जाएगी। जैसा कि फॉर एग्जांपल आप देखें, इन्वेस्टमेंट इनकम उसकी जनवरी और फरवरी, चूंकि पहले 2 माह तक तो लोन जो हमारा था वो फारग था, वो भी तो सरप्लस फंड में ही होगा ना, तो वो भी सरप्लस फंड माइनस कर दिए जाएंगे। अगस्त का महीना ऑल दो कंस्ट्रक्शन के दौरान आया, लेकिन ये हमने इन्वेस्टमेंट इनकम में नहीं लिखा था, वो भी हम यहाँ से निकाल देंगे। तो ये वो कॉस्ट है जो एक्सपेंस आउट होगी इनकम स्टेटमेंट में। ये 3 माह की इन्वेस्टमेंट इनकम भी इसमें से निकलेगी, और जो अगस्त का महीना है वो भी इसमें से निकलेगा। यानी 2 माह जनवरी और फरवरी के और 1 माह अगस्त का ये निकल जाएगा, जिसमें से तो जो बाकी बचेगी वो इन्वेस्टमेंट इनकम हमारा रादर बोरिंग, सॉरी, जो ये वो इंटरेस्ट है जो हमें इनकम स्टेटमेंट में शो करना है। ये वैसे सादा सा रूल याद रखें कि जितने माह की बोरिंग कॉस्ट लग जाए, उसके अलावा जितने माह हो वो ले लें। देखें वहां 9 माह लगे थे ना, तो बाकी 3 माह थे, उसकी बोरिंग कॉस्ट इधर ले। इसी तरह इन्वेस्टमेंट इनकम जितने माह की उधर लग गई है वो तो पूरी की पूरी इन्वेस्टमेंट, जो बाकी बच जाए वो इधर लगा। इधर भी 3 माह ही बनते थे, ये देखें ये 3 माह, तो 3 माह की इन्वेस्टमेंट इनकम हमने इधर लिख लीजिए। राइट। अच्छा, लेकिन ये ध्यान रखिएगा कि जनवरी और फरवरी में इन्वेस्ट सरप्लस फंड 9 मिलियन थे, क्योंकि एक पैसा भी अभी नहीं लिखा था। लेकिन अगस्त में सरप्लस फंड कितने थे? 6.5, वो हम इधर लिख। क्वेश्चन 13, देखिए क्वेश्चन 13 में खान लिमिटेड के नाम से ये क्वेश्चन है, ये जनरल बोरविंग्स का क्वेश्चन। जनरल बोरविंग से उसने बताया कि 1 जनवरी 2020 को हमारे पास ये लोन्स पड़े थे, ये 4 लोन्स पड़े हुए थे। एक 7% के डिबेंचर्स थे, ये भी लोन्स ही होते हैं। 8% के लोन नोट्स थे, 12% की लाइन ऑफ क्रेडिट थी कोई, 10% की रनिंग फाइनेंस अरेंजमेंट थी हमारे। ये 4 लोन्स पड़े हुए थे हमारे पास। राइट जी। अच्छा, ये क्यों बताए होंगे? इस कैपिटलाइजेशन रेट कैलकुलेट करने के लिए। इससे कैपिटलाइजेशन रेट कैलकुलेट कर लेंगे, क्योंकि सारे के सारे आउटस्टैंडिंग लोन्स ही दिए हुए हैं, तो सबका इंटरेस्ट लेंगे, इंटरेस्ट डिवाइडेड बाय टोटल लोन्स कर देंगे, तो कैपिटलाइजेशन रेट आ जाएगा। लेकिन एसेट बन कितने का रहा है वो भी देख लेते हैं। ऑन 1 जनवरी की लिमिटेड commenced कंस्ट्रक्शन ऑफ द न्यू फैक्ट्री। द कंस्ट्रक्शन ऑफ द फैक्ट्री विल कॉस्ट 100 मिलियन, 100 मिलियन की बनेगी। ठीक होगा जी। 100 मिलियन मल्टीप्लाई बाय जो ये एवरेज रेट लेके कैपिटलाइजेशन रेट आएगा वो करेंगे। अच्छा जी, उसने कहा जी ये कहाँ से लिया जाएगा? एग्जिस्टिंग बोर्विंग से, वो हमें पता है जी, ऊपर नजर आ रहा है। द फैक्ट्री वाज कंप्लीटेड ऑन 31 अगस्त 2020, ये भी याद रखिएगा जी। कब कंप्लीट हो गई? 2020। शुरू किस दिन हुई? 1 जनवरी से 31 अगस्त, इसका मतलब है 8 माह तक ये हमारी फैक्ट्री बनती रही। कहते हैं जी ड्यूरिंग द कंस्ट्रक्शन को कहता है जी कुछ माइनर मॉडिफिकेशंस हुई, और ड्यूरिंग द कंस्ट्रक्शन पीरियड एक्टिव वर्क वाज इंटरप्टेड एंड द बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन वाज स्टॉप फॉर 2 months एज अ रिजल्ट ऑफ अनएक्सपेक्टेड एडवर्स वेदर कंडीशन। अगर अनएक्सपेक्टेड वेदर की वजह से आपकी बिल्डिंग या एसेट स्टॉप हो, तो उतनी देर कैपिटलाइज, वो मंथ जो है वो कैपिटलाइजेशन मंथ्स में से निकाल दिए जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल टोटल अगर 8 माह थे 1 जनवरी से 31 अगस्त, तो ये जो 2 माह ये निकाल दिए जाएंगे, तो कैपिटलाइजेशन 6 माह की ली जाएगी। तो ये तो सीधा सीधा क्वेश्चन है जी। हम 100 मिलियन मल्टीप्लाई बाय कैपिटलाइजेशन रेट जो भी निकलेगा, मल्टीप्लाई बाय 6/12
12 वो कर देंगे। तो उससे पहले देख लेते हैं, इसका आंसर देखते थे, नीचे बताया होगा जी। ये देखें, 100 मिलियन का एसेट है, इसमें कैपिटलाइजेशन रेट कितने, ये देखिए बोरिंग कॉस्ट, 100 मिलियन का लोन लगा है, 100 मिलियन का एसेट था जी, मल्टीप्लाई बाय 9.46, ये कहाँ से आया, ये यहां से आया जी, इंटरेस्ट डिवाइडेड बाय लोन्स। तो ये आपके पास वेटेड एवरेज रेट आ गया। कितनी देर के लिए, 6/12। 6/12 क्यों, क्योंकि 8 माह थे टोटल, उसमें से 2 माह हॉल्ट रहा। तो सीधा सीधा ये क्वेश्चन सादा वाला क्वेश्चन था, ये इसमें आपको प्रॉब्लम इंशाल्लाह नहीं आनी चाहिए। क्वेश्चन 14 जो है, ये भी जीआई, ये भी आपके पास पेपर का क्वेश्चन है, जीआईएल के नाम से। कहते हैं जी, जीआईएल ने 15 मिलियन का, ये स्पेसिफिक बोरवेज का क्वेश्चन है बाय द वे, 15 मिलियन की एक लोन लिया है, किस लिए, ताकि 2 एसेट्स बना सके, ठीक हो गया। और दोनों एसेट्स जो हैं वो तकरीबन, कहता है जी 1 साल लगेगा उनको बनाने में। कहता है जी उसका जो फैसिलिटी है वो कब से, जो लोन की फैसिलिटी है वो कब से ड्रॉ डाउन करनी शुरू की जी, 1 जनवरी 2016 से। ठीक होगा जी, 2016 को हमने लोन लिया और इसको यूटिलाइज करना शुरू कर दिया। कैसे जी, ये देखें, अब इसको मैं ये जो ऊपर वाला पैराग्राफ इसको बता दूं, 15 मिलियन का एक लोन लिया 1 जनवरी 2016 को, एक एसेट बनाने के लिए, सॉरी 2 एसेट बनाने के लिए, और वो दोनों एसेट 1 जनवरी 2016 को ही बनने शुरू हो गए। वो एसेट कौन कौन से हैं जी, एक एसेट ए है और एक एसेट बी है। जो एसेट ए है वो, उसमें जो टोटल लोन था 15,000 का, उसका 5,000 लगा, देखे ना, 2500 प्लस 2500। और जो एसेट बी है, उसमें जो बाकी का 10,000 बचा था वो लगा, राइट जी। तो एसेट ए में ये लगा, एसेट बी में ये लगा जी, ठीक हो गई। उसने कहा जी कि जो लोन है वो कितने का लिया हुआ है, 9% का, और जो सरप्लस फंड है वो कितने लिए, 7% पर इन्वेस्ट हो जाएंगे, राइट जी। कहते हैं जी कैपिटलाइजेशन कैलकुलेट करें कितनी है। ये भी क्वेश्चन रिलेटिवली आसान है। अब इसको आपने जब इस तरह का क्वेश्चन है तो वन बाय, इसे 2 क्वेश्चन समझ, फर्स्ट करना जी, एक क्वेश्चन ये है एसेट ए, जो हमने एसेट ए बनाना है और 5,000 का बनाना है। 5,000 का कहता है जी, उसमें उसकी प्रोग्रेस पेमेंट भी बताइए, प्रोग्रेस पेमेंट वंस अगेन क्यों बताई होगी, ताकि इसकी इन्वेस्टमेंट इनकम कैलकुलेट कर सकें। तो अगर इसका कैलकुलेट होकर कोई हॉल्ट नहीं आया दरम्यान में, इसका मतलब है फुल ईयर की इसकी में बोरिंग कॉस्ट होगी। एसेट ए में देखें, पहले तो एसेट ए की अगर मैं बोरिंग कॉस्ट कैलकुलेट करूंगा तो 2500 प्लस 2500, इसके ऊपर टोटल कितना लगा, 5,000। तो 5,000 टोटल एक्सपेंडिचर इसके ऊपर लग देंगे। मैं इसके नीचे आंसर में लेके जाऊंगा। पहले उसने एसेट ए का बनाया जी, एसेट ए में देखें 2500 प्लस 2500, टोटल जो आपका लगा है लोन वो कितना है, 5,000। इसमें ऐड क्या करना होता है, बोरविंग कॉस्ट। बोरविंग कॉस्ट कैसे कैलकुलेट की जाएगी, जाहिर है 5,000 टोटल लगा, क्योंकि स्पेसिफिक कॉस्ट है, स्पेसिफिक बोरविंग है, इसके ऊपर तो फुल ईयर की 9% और फुल ईयर का इसके ऊपर कैपिटलाइजेशन रेट अप्लाई कर दिया जाएगा। तो फुल ईयर का हमने उसके ऊपर इंटरेस्ट चार्ज करके बोरविंग कॉस्ट बना ली। इसमें से माइनस क्या होना जी, इन्वेस्टमेंट इनकम। उसने कहा जी सरप्लस फंड जो है वो इन्वेस्ट होंगे। देखो अगर 1 जनवरी को 2500 लग गया तो सरप्लस कितने होंगे, 5,000 में से 500, और सॉरी 2500, 2500 नेक्स्ट का पेमेंट हुई 1 जुलाई को जाके, इसका मतलब है 6 माह तक ये आपके इन्वेस्टेड रहे, कितने पर, 7%। इसीलिए देखे जी टेम्परेरी इन्वेस्टमेंट, 2500 जो इन्वेस्ट हुआ कितने पर, 7% पर, और ये कब तक इन्वेस्ट रहा, 1 जुलाई तक। इसका मतलब है सरप्लस 6 माह तक रहा जी। इसकी भी इन्वेस्टमेंट इनकम जो भी आएगी वो माइनस कर दी जाएगी। तो बोरविंग कॉस्ट फुल लोन के ऊपर, इन्वेस्टमेंट इनकम सरप्लस फंड के ऊपर, और रेट दोनों के दिए हुए थे, 7% भी और 9% भी, दोनों हमारे पास इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। तो टोटल एसेट की अगर वैल्यू चाहिए हो तो लोन प्लस बोरविंग कॉस्ट माइनस इन्वेस्टमेंट इनकम इज इक्वल टू द टोटल कॉस्ट ऑफ द एसेट। दूसरा एसेट भी बिल्कुल ऐसे ही, अगर दूसरा एसेट देखेंगे वो टोटल कितना होगा, यहाँ पर 10,000 नजर आएगा। उसकी जो बोरविंग कॉस्ट है वो कितने की होगी, जाहिर है 10,000 मल्टीप्लाई बाय 9% मल्टीप्लाई बाय 12/12,
उसकी जो इन्वेस्टमेंट इनकम होगी वो कितनी देर सरप्लस रहा होगा, 5,000 पहले लग गया था, तो सरप्लस फंड कितने होंगे, 5,000। वो 5,000 आपको यहाँ पर नजर आएगा एट 7% फॉर 6 मंथ्स। वो भी नीचे मेरे ख्याल आंसर दिया होगा जी। ये लीजिए, बिल्कुल दिया होगा। ये लीजिए एसेट बी के लिए देखें, एसेट कंप्लीट 10,000, इसकी जो बोर्विंग कॉस्ट है वो 10,000 पर होगी एट 9% फुल, और इसकी जो जहर है इन्वेस्टमेंट इनकम है वो सरप्लस फंड पर होगी, जो कि 5,000 थे, कितनी देर के लिए, 6 माह के लिए, कितने परसेंट पर, 7%। तो वो यहाँ से माइनस कर दिया जाए। सो टोटल एसेट की वैल्यू माइनस बोर्विंग कॉस्ट ऑन टोटल एसेट माइनस इन्वेस्टमेंट इनकम ऑन सरप्लस फंड्स इज इक्वल टू द टोटल एसेट। ये बाय द वे इन दोनों का टोटल दिया हो, इसमें परेशानी नहीं है, इसको देख। आई होप ये भी क्लियर है। देन कम्स क्वेश्चन 15, इसके लिए अलग वीडियो बनेगी क्योंकि ये थोड़ा सा लेंथी और थोड़ा सा बड़े वाला क्वेश्चन है। क्वेश्चन 16 में ऑलरेडी आपको बता चुका जी, ये आपकी इसकी वीडियो ऑलरेडी अवेलेबल है, ये भी आप देख सकते हैं बुलॉन पाकिस्तान लिमिटेड के नाम से, हम सॉल्व कर चुका जी। पास पेपर का क्वेश्चन है ये भी। क्वेश्चन 17 आ गया जी, क्वेश्चन 17। हाँ वंस अगेन जी, क्वेश्चन 17 जो है ये भी रिसेंटली क्वेश्चन पूछा गया, पास पेपर का क्वेश्चन आपका। उसने बताया जी कि इसमें उसने बोरोइंग कॉस्ट की आपकी थ्योरी चेक की है कि आपको इसके बारे में कितना पता है। उसने कहा जी एक अकाउंटेंट जो है उसने एक एसेट बना रहा था, उसमें लोन लिया हुआ था, उसने उसको इस तरह से ट्रीट किया, आप उसको गाइड करें कि उसे कैसे करना चाहिए। ये मैं क्वेश्चन पढ़ देता हूँ, आपको पढ़ते पढ़ते अगर बोरोइंग कॉस्ट का स्टैंडर्ड पढ़ा हुआ है तो खुद ही पता चल जाएगा कि उसने क्या क्या गलतियां की। ऐसा क्वेश्चन आए तो सिंपली जो एसेट और जो स्टैंडर्ड की लर्निंग्स हैं आपने जो सीखी होती हैं वो सारी लिखें कि ये इसे दरअसल ये करना चाहिए। मिसाल के तौर पर, you have recently joined the finance manager of CL. While reviewing the draft financial statement for year ended 31st December 2020 prepared by the junior accountant, you have noted that CL is constructing a power generation plant for its factory. The project started on 1st February 2020 and would complete on 30th November 2021. यहाँ पर देखें, उसने कहा जी सबसे पहले तो आपका ईयर एंड जो है वो 31 दिसंबर 2020 है। कहता है जी कि आप एक पावर प्लांट, जब पावर जनरेशन प्लांट बना रहे हैं जो 1 फरवरी को बनना शुरू हुआ और कब कंप्लीट हुआ, 30 नवंबर 2021 को, राइट। द वर्क रिमेन्ड सस्पेंडेड फॉर 3 मंथ्स, 3 माह के लिए हॉल्ट भी आया। इसका मतलब इतने 3 माह की कैपिटलाइजेशन नहीं होनी चाहिए। द प्रोजेक्ट इज फाइनेंस थ्रू लॉन्ग टर्म लोन्स, ओके, acquired specifically on 1st January 2020। ठीक हो गया, 1 जनवरी 2020 को ये लोन लिया। द अनयूटिलाइज्ड अमाउंट ऑफ लोन्स इज kept in this separate saving account, okay। The accountant has deducted income of separate saving account from full year's interest on loan and presented the net amount as finance cost in the statement of profit and loss, राइट जी। देखिए उसने क्या गलती की, उसने क्या किया, उसने कहा जी उसने लोन लिया और लोन लिया था एसेट बनाने के लिए, लेकिन लोन लेके उसका इंटरेस्ट और जो उस इंटरेस्ट से रिलेटेड इनकम थी उसको नेट करके उसे इनकम स्टेटमेंट में लिख दिया, जबकि उसे कहाँ लिखना चाहिए था, उसे कैपिटलाइज करना चाहिए था, क्योंकि स्पेसिफिक बोरोविंग्स थी। स्पेसिफिक बोरोविंग्स को आपने लिखना है जी कि ये अकाउंटेंट ने जो है ना ट्रीटमेंट गलत की है, उसे क्या करना चाहिए था, आप उन्हें बताएं कि ये लोन चूंकि स्पेसिफिकली एसेट को बनाने के लिए लिया गया था, इस लोन का इस लोन का जो इंटरेस्ट था वो कैलकुलेट करना किया जाना चाहिए था कितनी देर का, जितनी देर एसिड बनता रहा है, लेकिन उसमें से जो सस्पेंशन का टाइम था उसे माइनस कर दिया जाना चाहिए था। ठीक हो गया जी। और इसकी जो इन्वेस्टमेंट इनकम थी उसे इसमें से नेट करके एसेट में ऐड करना चाहिए था, ना कि इनकम स्टेटमेंट में लिखते। आपने जी ये उसको बताना है, ये नीचे उसने वैसे इसका आंसर भी यही लिखा हुआ। The accounting treatment adapted by accounting to expense out borrowing cost incorrect.
एज सम बोरोइंग कॉस्ट इज एलिजिबल फॉर कैपिटलाइजेशन। कहते जी उसने ये गलत की, उसे इसे कैपिटलाइज करना चाहिए। कॉमन रेजिडेंशियल प्लॉट फॉल्स अंडर डेफिनेशन ऑफ क्वालिफाइंग एसेट। क्वालिफाइंग एसेट है क्योंकि इसे बनाना पड़ रहा है। As its construction involves substantial period. Fine. Construction of the plant, power plant, is financed through a specific borrowing, so actual borrowing cost incurred less temporary investment income on the borrowing cost would be capitalized. यही हमने करना था। कहते जी उसे क्या करना चाहिए था, बोरोइंग कॉस्ट कैलकुलेट करनी चाहिए थी, इन्वेस्टमेंट इनकम भी कैलकुलेट करनी चाहिए थी, और दोनों को नेट करके इसे कैपिटलाइज करना चाहिए था, यानी एसेट का हिस्सा बनाना चाहिए था। However, the borrowing cost will be capitalized from the date when the construction actually started. हालांकि लोन 1 जनवरी को लिया था, लेकिन एसेट बनना कब शुरू हुआ था, 1 फरवरी 2020 से। तो कहता है इस दिन से लेके और जब तक वो एसेट बनता रहा 30 नवंबर 2020, तब तक इसको कैपिटलाइज करना चाहिए था। लेकिन कहता है जो 3 माह हॉल्ट रहा है वो उसमें कैपिटलाइज नहीं करना चाहिए था। हाँ, अलबत्ता जो रिमेनिंग अमाउंट है, जो जितनी देर हॉल्ट रहा है या जितनी देर लोन आपके पास रहा और वो कैपिटलाइजेशन पीरियड में नहीं आया, वो अमाउंट इनकम स्टेटमेंट में जानी चाहिए थी। तो यही चीज उसने लिखी हुई है जी, ये पढ़ लीजिएगा। दैट्स इट जी। हाँ, एक क्वेश्चन जो क्वेश्चन नंबर 11 था वो भी मैं आपसे थोड़ा सा डिस्कस करना चाहता हूँ। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 11 जो है ये स्पेसिफिकली थोड़ा सा, इसका थोड़ा सा मैं बैकग्राउंड दे दूं। एक तो देखिए, अगर आपने कोई लोन लिया है किसी एसेट को बनाने के लिए, तो ठीक है, वो बोरोइंग कॉस्ट उसकी इधर आ जाएगी। लेकिन कहता है अगर आपने लोन लिया है और उसी लोन के अगेंस्ट आपको गवर्नमेंट ग्रांट भी मिल गई है, उसके गवर्नमेंट ग्रांट मिल गई, या आप एक कॉन्ट्रैक्टर हैं, आपने किसी के बिहाफ के ऊपर एसेट बनाना शुरू कर दिया है, लेकिन अभी आपको उसकी तरफ से पैसे नहीं मिले, आपने पैसे लोन खुद ले लिया और उस एसेट को बनाना शुरू कर दिया। मिसाल के तौर पर मुझे मिस्टर ए ने कहा कि मुझे एक मशीन बना दे 2 लाख रुपए की, मैंने 2 लाख रुपए की मशीन बनानी शुरू कर दी। ठीक हो गया, लेकिन मुझे मिस्टर ए ने पैसे नहीं दिए, मैंने बैंक से लोन ले लिया और उससे बनाना शुरू कर दी। ठीक हो गया जी। कहता है जी बाद में उसने आपको, मिस्टर ए ने पैसे देने शुरू कर दिए साथ साथ। तो अगर उसमें से वो कहता है जी जैसे जैसे वो पैसे देता जाएगा, अब आप कैपिटलाइजेशन भी वैसे वैसे कम करते जाएंगे। मिसाल के तौर पर 2 लाख दिया था उसने, उसमें से 1 लाख आपको दे दिया, तो 6 माह तक तो ये 2 लाख के ऊपर कैपिटलाइजेशन होगी। लेकिन 6 माह के बाद अगर 1 लाख मिल गया है, तो अब आपके पास जो लोन है वो 1 लाख लेके आपने फर्ज करे लोन वालों को दे दिया, तो जो बाकी बचा है अब 1 लाख है, तो नेक्स्ट 6 माह के ऊपर 1 लाख के ऊपर आपकी कैपिटलाइजेशन होगी। इसी तरह अगर कहते हैं जी गवर्नमेंट ग्रांट आपको मिल गई है किसी लोन के अगेंस्ट, तो वो जो गवर्नमेंट ग्रांट है वो भी लोन में से माइनस कर दी जाएगी, और जो बाकी अमाउंट बचेगी उसके ऊपर आपने कैपिटलाइजेशन इसकी करनी है। इसकी एक एग्जांपल यहाँ पर करते हैं, इससे मजीद बात क्लियर हो जाएगी आपको इंशाल्लाह जी। कहते हैं जी लिमिटेड इज बिल्डिंग अ डैम फॉर फेडरल गवर्नमेंट। फेडरल गवर्नमेंट के लिए आप एक डैम बना रहे हैं। द प्रोजेक्ट विल टेक 10 ईयर्स, 10 साल लेगा। On February 1st, 2011, Zee Limited used ₹100 million from pool of general loans. जो जनरल लोन्स थे उनमें से आपने 100 मिलियन ले लिया और यूज करना शुरू कर दिया विद कैपिटलाइज रेट ऑफ 12%। उसने खुद कैपिटलाइज रेट कैलकुलेट करके दे दिया, क्योंकि जनरल बोरोइंग्स हैं तो वैसे कैलकुलेट करना पड़ना था, लेकिन उसने खुद ही बता दिया। तो 100 मिलियन आपने यूज करना शुरू कर दिया, कब से, 1 फरवरी से, और 12% आप उसके ऊपर कैपिटलाइजेशन रेट अप्लाई करेंगे। ठीक है, अब डोंट फॉरगेट आप डैम किसके बिहाफ के ऊपर बना रहे हैं, गवर्नमेंट के ऊपर, गवर्नमेंट के बिहाफ के ऊपर। गवर्नमेंट ने लेकिन अभी आपको पैसा नहीं दिया, आपने अपना पैसा यूज करना शुरू कर दिया। अब मैंने 100 मिलियन लगाया, तो इसका मतलब है मुझे कैपिटलाइजेशन रेट जो है वो 100 मिलियन के ऊपर कैपिटलाइज करूंगा उसकी बोरोइंग कॉस्ट। तो मैं 1 फरवरी 2011 से 100 मिलियन मल्टीप्लाई बाय 12% कर दूंगा। ठीक हो गया जी। अच्छा,
अच्छा, कहते हैं ऑन 1 जुलाई 2011 द फेडरल गवर्नमेंट मेड फर्स्ट प्रोग्रेस पेमेंट ऑफ 30 मिलियन। अब आपने 100 मिलियन अपना यूज कर रहे थे, फेडरल गवर्नमेंट ने कहता है जी जिसके ब्याह के ऊपर आप बना रहे थे उसने आपको 1 जुलाई को 30 मिलियन दे दिया। इसका मतलब है 100 मिलियन पहले 6 माह तक तो 12% पर हम 100 मिलियन पर उसका इंटरेस्ट चार्ज करेंगे, लेकिन 6 माह यानी 1 जुलाई के बाद इसमें से 30 मिलियन मिल गया। अब इसका मतलब है आपका खर्चा 100 नहीं है बल्कि 70 है, तो अब आप 70 के ऊपर करेंगे। ठीक हो गया जी। नेक्स्ट देखिए, कहते हैं एज जेड लिमिटेड हैड ऑफर्ड एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज टू लोकल ऑफ द एरिया। Considering this fact, provincial government has given ZL a grant of rupees 10 million on October 31st December। अक्टूबर 31 को कहता है गवर्नमेंट ने भी आपको 10 मिलियन ग्रांट दे दिए। इसका मतलब है अक्टूबर से ऑनवर्ड मजीद आपका जो 70 मिलियन था वो भी 10 मिलियन से मजीद कम होकर किस पर आ जाएगा, 60 मिलियन। तो अब आपका कितना पैसा लगा हुआ है, 60 मिलियन का। तो अब अक्टूबर से ऑनवर्ड आप 60 मिलियन पर इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे। मैं इसको जी इसका आंसर दिखाता हूँ, उससे मजीद बात क्लियर हो जाएगी। ये देखिए, कहते हैं जी 1 फेब को आपने कितना लोन लगाया, 100 मिलियन का। ठीक हो गया जी, 100 मिलियन क्यूमुलेटिव आपका। ठीक हो गया, इसके ऊपर आप कितना इंटरेस्ट पे कर रहे हैं, 12%। ठीक हो गया जी। लेकिन ये 100 मिलियन कब तक रहा, 1 फेब से जुलाई 1 तक। तो इसका मतलब है फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, 5 माह तक तो ये 100 मिलियन ही रहा। तो 5 मिलियन 100 मल्टीप्लाई बाय 12% मल्टीप्लाई बाय 5/12, तो हमारा जो बोर्विंग कॉस्ट है पहले 5 माह की वो कितनी है, 5 मिलियन। 1 जुलाई को कहता है कि आपको जाके इस 100 में से 30 रुपए मिल गए, तो बाकी कितने बच गए। आज के बाद आपकी जो कैपिटलाइजेशन है वो 70 पर होगी, तो 70 मल्टीप्लाई बाय 12% मल्टीप्लाई बाय 4 मिलियन, क्योंकि ये कब तक रहा, जुलाई से अक्टूबर तक। डोंट फॉरगेट अक्टूबर से आगे गवर्नमेंट ग्रांट भी मिल गई। तो जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, तो हमारे 31 अक्टूबर को ग्रांट मिली है ना आपको जाके। तो 4 माह के लिए आपको ये जो 4 माह के लिए आपके जो 70 मिलियन था, ये 4 माह तक 12% पर बोरिंग कॉस्ट कैलकुलेट होगी इसकी। अच्छा जी, 31 अक्टूबर को जाके कहता है जी गवर्नमेंट ने भी 10 मिलियन दे दिए। उसका मतलब है अब आपके मजीद जो है वो लोन कम हो गया, वो कितना हो गया, 60 मिलियन। अब 60 मिलियन 31 अक्टूबर ऑनवर्ड यानी दिसंबर तक, यानी नवंबर और दिसंबर 2 माह के लिए फिर 60 मिलियन पर आप इसको कैलकुलेट करेंगे। तो ये याद रखें, जैसे ही आपको गवर्नमेंट ग्रांट मिलेगी या प्रोग्रेस पेमेंट मिलेगी, अगर आप किसी के बिहाफ के ऊपर एसेट बना रहे हैं, तो फिर आप अपने लोन को वैसे वैसे कम करते जाएंगे। 100 मिलियन से शुरू किया था, प्रोग्रेस पेमेंट मिल गई, तो 30 मिलियन आप उसमें से कम करके अब 70 पर लेंगे। फिर गवर्नमेंट ग्रांट भी मिल गई, तो वो भी आप कम कर देंगे उसमें से। डॉट सेट जी, आई होप ये फ्रूटफुल सेशन होगा आपके लिए। इंशाल्लाह विल मीट अगेन इन द नेक्स्ट लेक्चर। अगर इसमें कोई भी मसला हो आप मुझसे पूछ सकते हैं मेरे व्हाट्सएप नंबर पर जी, 0300 8434 941। अल्लाह हाफिज, अस्सलाम वालेकुम।